बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम देखेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर यानी कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का चैप्टर 2 के बारे में आज हम देखेंगे। इसके पहले जो है हम सब्जेक्टिव कराएंगे इसके क्वेश्चन, फिर इसी का मैं ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा क्योंकि जो पेपर रहता है यूनिवर्सिटी में अलग अलग रहता है। कुछ यूनिवर्सिटी में रिटन का होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहता है, इसलिए दोनों यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखेंगे। मैंने इसकी जो है फर्स्ट जो है अध्याय यानी चैप्टर 1 की क्लास जो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, इसकी प्ले लिस्ट मैंने ऑलरेडी अलग क्रिएट कर दी है। आप जाकर चैप्टर वाइज भी क्लासें आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने सभी क्लासें करीब करीब में करा रहा हूं, सभी आपको जल्द ही इसका सिलेबस पूर्ण हो जाएगा। आप जाकर वहां पर भी आसानी से विस्तार पूर्वक भी आप पढ़कर देखा है हिसाब से जितने भी इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन, इससे पूरी बुक से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं। अभी काफ़ी समय है, आप चाहे तो ज़्यादा लंबा कोई वीडियो जाता नहीं है, बहुत है 40 से जो है 50 मिनट का ही एक अध्याय यानी एक चैप्टर का वीडियो रहता है। आप चाहे तो 1 से 2 दिन में भी इस पूरा का जो है इस हिंदी के सिलेबस यानी पूरा पाठ्यक्रम को आप आसानी से कवर कर सकते हैं, इसलिए जाकर जरूर देखिएगा। आज की क्लास जो रहेगी हमारी देखा जाए तो आज हम चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 में जो हम पढ़ेंगे यूनिट 2 हमारी जो है कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली, इसी पर हम जो है आज की क्लास हमारी बेस रहेगी सेकंड यूनिट पर। इसमें चलेगा, यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न उत्तर करा दे रहा हूँ। फाइनली मैं चैप्टर 2 पे आ चुका हूँ। बीए सेकेंड सेमेस्टर आपका हिंदी कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 पे मैं आ चुका हूँ। आप यूनिट 2 में आपको जो पढ़ना है कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली के बारे में आपको पढ़ना है। वैसे तो इसमें कोई विशेष जो है थ्योरी विशेष कोई है नहीं, सभी को पता भी होगी, लेकिन फिर भी इससे पहले जो हम देखते चलेंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसी थ्योरी से ही रिलेटेड रहते हैं, इसी पर बेस रहते हैं, इसलिए हम देखेंगे इसमें। इसके हम पहले प्रश्न की बात करें तो भैया जिला अधिकारी क्या होता है, इसके पढ़ लेना, सभी को पता भी होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम जो होता है जिला प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी जो है जिला अधिकारी होता है। इसे कलेक्टर या फिर डीएम भी कहते हैं। अब जिला अधिकारी को कलेक्टर भी कहते हैं और डीएम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कि जो है जिला अधिकारी का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, यानी पूछ लेगा कि यानी जिला का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो डीएम होता है। कलेक्टर भी आप जो है ऑप्शन देगा और जिलाधिकारी भी देगा, कलेक्टर डीएम तीनों ऑप्शन देंगे और चौथा कहेगा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आपको लगाना है। काफ़ी घुमा फिरा कर क्वेश्चन एमसीक्यू बनते हैं, इसलिए यहाँ से हम देखा जाए 0 पॉइंट से हम लेके चलेंगे सभी विस्तार से समझाते हुए। जिलाधिकारी की परिभाषा हो गई, चलिएगा अगले हम पढ़ेंगे इसमें। अब जिला जो है निम्नलिखित में से जो है 3 इनके जो है मुख्य अधिकारी भी होते हैं। जिला स्तरीय यानी विभागीय अधिकारी और जिला यानी अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन भी होता है और अतिरिक्त जिला कलेक्टर, ये सभी होते हैं। और यहाँ से भी हम दूसरे इसमें हम देखेंगे इसी में कि जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी कौन होता है, ये सभी के बारे में आपको देख लेना। फिलहाल के लिए ज़्यादा कोई इस पर है नहीं, मेन पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे केवल। फिर अगला इसमें दिया गया अतिरिक्त जिला कलेक्टर, ये सभी इसके बिंदु ही दिए थे। फिर यहाँ से हम देखेंगे जेल प्रशासन क्या होता है। अब जेल प्रशासन का मुखिया जो होता है जिला यानी जेल निरीक्षक होता है, अन्य जिसे अधीक्षक भी कहते हैं। जेल का मुखिया कौन होता है, जेल निरीक्षक या फिर जेल अधीक्षक होता है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। वैसे तो सभी को पता होगा, इसको भी हम छोड़ते चलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया कि जो है कानून व व्यवस्था क्या है, इसके बारे में आपको देख लेना फिलहाल के लिए। फिर अगले को पोर्शन के ऊपर पढ़ेंगे। वैसे तो ज़्यादा इसमें कोई विशेष क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड आते नहीं हैं, ये सभी आप थ्योरी बेस आप पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये पर्सन जो है ज़्यादा ना तो रिटन में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ना तो जो है ऑब्जेक्टिव में ही इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन बनेंगे मैं यहाँ से जो कराता चलूँगा, इससे इसके बाद में जो है एमसीक्यू की भी इसी के पीछे क्लास करा दूँगा, इसी जो है अध्याय की चैप्टर 2 की। तो यहाँ से कुछ आपको देख लेना है, क्योंकि इसमें पूछ लेता है कि जो है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। ऐसे प्रश्न बनते हैं इस यूनिट के। ये यूनिट देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, इसलिए इस यूनिट के हम जो है एमसीक्यूज अधिकतर देखेंगे। तो इसमें यदि देखा जाए तो इसमें बहुत सारे आपके दिए हैं, जैसे कि आपका एडोक प्रमोशन जो है इसे हिंदी में जो है तथार्थ जो है पदोन्नत कहते हैं। औसत व्यय यानी एवरेज एक्सपेंडिचर कहते हैं इसको। इस तरह से आपको देख लेना। बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार संतुलन कहते हैं इसको। इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा ट्रांसलेट वाले, ठीक है। आपको देख लेना। फिलहाल के लिए इसको हम छोड़े दे रहे हैं, आगे भी हम करा देंगे। यहाँ से चलिएगा, फिर भी हम देखते चलेंगे। चलेगा यहाँ से और हम देखे ले रहे हैं इसी, क्योंकि इसी पर बेस पूरी जो है इसमें के एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। ये जितने इसमें दिए हुए हैं, मान लो आपका क्वेश्चन दे देगा आपके एग्जाम में कि कुटीर उद्योग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको जो है
कोटेक इंडस्ट्री कहते हैं। इस तरह से आपको लिख देना है, उस ऑप्शन आपको दिया होगा वही आपको कोड कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको देख लेना है। जैसे कि पुण्यतिथि को दिया हुआ तो पुण्यतिथि को जो है डेथ यूनिवर्सिटी कहते हैं, और इसी तरह जो विभागीय अनुमति को जो है डिपार्टमेंट परमिशन कहते हैं। और इसी तरह जैसे कि जो है घरेलू अर्थव्यवस्था, ये डोमेस्टिक जैसे इकोनॉमिक, और संपादक मंडल यानी एडिटोरियल बोर्ड, इमर्जिंग मार्केट, उभरता बाजार, अनिवार्य सेवा जो है ये क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुआ है पिछले साल भी। तो अनिवार्य सेवा को जो है एजेंटियल सर्विस कहते हैं, ठीक है। फिर अनुमानित लागत को क्या कहते हैं, तो एजेंटियल कॉस्ट कहते हैं। और विनिमय दर को क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट, इसको जो है विनिमय रेट कहते हैं, ठीक है, विनिमय दर कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि अंकित मूल्य को जो है फेस वैल्यू कहते हैं इंग्लिश में। और राजकोषीय नीति को जो है फेशियल पॉलिसी कहते हैं। और जैसे कि अगला भी इसमें आपका दिया हुआ, जैसे कि राजपत्रित अवकाश को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गेजेटेड हॉलीडे कहते हैं। और सुशासन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, गुड गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। फिर अगला इसमें आपका दिया हुआ है कि उच्च आयु वर्ग को क्या कहते हैं, हाई इनकम ग्रुप कहते हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनेंगे, ठीक है। इनको आपको चलेगा, हम आगे भी देखेंगे। जैसा कि आपका न्याय पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं तो जस्टिस सिस्टम कहते हैं। और आधारभूत उद्योग को क्या कहते हैं, की इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न थे। ई शासन में के अंतर्गत जो है हिंदी के कुछ नए शब्दों की भी संभावना है, इनको भी हम देखते चलेंगे। कुछ यहाँ से जो कुछ और आपको देख लेना है, यहाँ से मैं बिंदु आपको दिखा दे रहा हूँ। वैसे तो थ्योरी ज़्यादा बेस है, ज़्यादा पढ़ूंगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा, इसमें मेन पॉइंट पर भी हम चर्चा करेंगे केवल। फिर यहाँ से कुछ और भी शब्द दिए हुए हैं, इनको भी देख लेना है आपको, ठीक है। जिससे कि दिया हुआ है, चलेगा अधिकार पत्र, तो बिल ऑफ राइट्स, अधिकार पत्र को जो है बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। फिर अगला दिया हुआ है वचन भंग को जो है ब्रेच ऑफ प्रोमिस कहते हैं। और चार्ज शीट जो है आरोप पत्र को जो है चार्ज शीट कहते हैं। सीमा शुल्क समवर्ती सूची को जो है कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो वीडियो रोक कर भी इस पर जो है सरलता से आप कर सकते हैं उसको आप अध्ययन। ये बिल्कुल आपको एग्जाम से इसमें से 2-3 अभी देखा जाए 10 से 15 क्वेश्चन इस यूनिट के आपके आते हैं आपके एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपकी यूनिट है, देख लेना है। फिर विनिमय यहाँ से जैसा कि दिया हुआ रेगुलेशन कहते हैं विनिमय को, उपचारिक व्यवसाय आपका रेमेडिकल मेजर्स। फिर अगला इसमें आपका दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। कुछ इसमें जो है महत्वपूर्ण बिंदु केवल हम देखेंगे, फिर आगे भी जो है एमसीक्यू पे हम देख लेंगे। कल्याणकारी राज्य को क्या कहते हैं, वेलफेयर स्टेट कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। युद्ध पीड़ित को क्या कहते हैं, वार विक्टिम कहते हैं, चलेगा। हम फिर आगे बढ़ेंगे। इसके सभी जो है ज़्यादा इसमें जो है विशेष कोई थ्योरी थी नहीं, भाई इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसे ही प्रश्न इसी यूनिट में आपके टोटल थे। इसी के बारे में हम जो है एमसीक्यू पे हम चर्चा किए ले रहे हैं बहुत ही तीव्र गति से। चलिएगा, यहाँ से मैं बहुत ही तीव्र गति से जो है आपके कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के यानी बीए सेकेंड सेमेस्टर आपका ये आपका यूनिट आपके 2 है। चैप्टर 2 में जो है हम एमसीक्यू फिर देखेंगे। अभी इसकी मैंने जो है विशेष कोई थ्योरी इसमें थी नहीं, बहुत ही जल्दी मैंने 5 से 6 मिनट में इसको कवर कर दिया है। अब एमसीक्यू देख लीजिए, क्योंकि अधिकतर यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू ही पैटर्न है, इसलिए सभी विद्यार्थी एमसीक्यू क्वेश्चन देख ले, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से। मैं जितने भी क्लासें करा रहा हूँ टोटल 8 इसमें आपकी यूनिट हैं, मैं सभी यूनिट जो है डे बाई डे मैं सभी कवर कर रहा हूँ। आप ये सारे जितनी भी बुक अपलोड कर रहा हूँ एक हिसाब से देखा है पूरा सिलेबस आप तैयार कर लीजिए। जितने भी एमसीक्यू हैं, ज़्यादा एमसीक्यू नहीं होंगे, टोटल मिलाकर 500 से लेकर 600 एमसीक्यू होंगे। इससे बाहर आपका पेपर बनेगा ही नहीं, क्योंकि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस तो कोई क्वेश्चन आता ही नहीं कभी भी। इसलिए सभी प्रश्नों को अभी से आप रटना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आप अपने एग्जाम में तैयारी को बेहतर करके अपने एग्जाम में जो है 75 का में से 75 नंबर आप प्राप्त कर सको। चलेगा, इसमें हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के आपका चैप्टर 2 में हिंदी के। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया कि पारिभाषिक शब्द वह होता है जिसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में संकेत रूप में होता है, यह कथन किसका है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, कथन भैया किसका है। ये डॉक्टर रघुवीर का कथन है। किसका है, डॉक्टर रघुवीर का, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर दे कि पारिभाषिक शब्द अभिधार्थ में ही ग्रहण किए जाते हैं और लक्ष्यार्थ या फिर व्यंग्यार्थ में नहीं, यह कथन किसका है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये कथन है डॉक्टर सूरज भान सिंह जी का कथन है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 3 नंबर की भाषा की सबसे छोटी सार्थक एवं स्वतंत्र इकाई है, तो कौन सी है भैया भाषा की
तो है भैया शब्द है। कौन है? शब्द है, इसका लगाइएगा वर्ड है। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 4 नंबर है कि जो शब्द समान एवं पारिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाती हैं। तो भैया जो पारिभाषिक देखा जाए तो सामान्य एवं पारिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं तो वे शब्द क्या कहलाते हैं भैया? तो वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं अर्ध पारिभाषिक शब्द। ठीक है, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि आपका 5 नंबर है कि पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण से संबंधित शुद्धतावादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 5 नंबर के, तो भैया इसके जो प्रवर्तक हैं डॉक्टर रघुवीर है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी विशेषता जो है पारिभाषिक शब्दावली की नहीं है? तो पारिभाषिक शब्दावली की कौन सी विशेषता नहीं है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले भैया 6 नंबर क्वेश्चन की, तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो भैया इसकी विशेषता तो है स्पष्टता, ये भी विशेषता, उर्वरता और अन्यता, ये सभी इसकी विशेषता है। लेकिन जो है बहुअर्थता यानी बहुत अर्थ, ये इसकी विशेषता नहीं है। इसलिए जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन, एग्रीमेंट के लिए हिंदी यानी एग्रीमेंट को जो है हिंदी में क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि इसमें पूछ लेगा कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। ऐसे ही प्रश्न इस यूनिट के ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए अभी से देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। वहाँ पर नहीं मैंने सभी कराए हैं, लेकिन इस जो है ऑब्जेक्टिव में सभी आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ आप विस्तार से तैयार कर सकते हैं। तो भैया एग्रीमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? यदि इस क्वेश्चन को हम की बात कर ले तो 7 नंबर क्वेश्चन का भैया कौन सा विकल्प सही रहेगा? एग्रीमेंट को कहते हैं करारनामा। ठीक है, क्या कहते हैं? करारनामा कहते हैं। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 7 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि आपका है 8 नंबर, एब्डिकेशन के लिए हिंदी शब्द। एब्डिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया पद त्याग कहते हैं। क्या कहते हैं? पद त्याग कहते हैं। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एनेक्सर। एनेक्सर के लिए हिंदी शब्द, एनेक्सर को जो है हिंदी में क्या कहते हैं? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन पिछले साल भी रिपीट हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से ये सारी की सारी यूनिट। यदि 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया इसको क्या कहते हैं? एनेक्सर को तो जो इसको कहते हैं अनुलग्न कहते हैं। ठीक है, अनुलग्नक कहते हैं। ठीक है, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है कि पारिभाषिक शब्दावली आयोग में शब्दों को भी स्वीकृत माना है। तो कौन माना है? तो वैसे देखा जाए तो 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया शंकर माना है। ठीक है, इसका लगाइएगा आप, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दे जो कि 11 नंबर है कि पारिभाषिक शब्दावली है। तो पारिभाषिक शब्दावली क्या है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 11 नंबर, तो पारिभाषिक शब्दावली क्या है? सुनिश्चित अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। क्या है? सुनिश्चित अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 12 नंबर है कि पारिभाषिक शब्द है। तो पारिभाषिक शब्द क्या है? अभी क्वेश्चन इसका हुआ है, अभी इससे पहले भी हो चुका है। तो पारिभाषिक शब्द भैया क्या है? ये है केवल सरकारी काम के लिए। ठीक है, पारिभाषिक शब्द जो है केवल सरकारी काम के लिए है। इसका बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर दिया कि पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता हुई है। तो पारिभाषिक शब्दावली की जो आवश्यकता हुई है किसके लिए हुई है? तो 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया तकनीकी विषयों की शिक्षा के लिए भी हुई है, और सरकारी कामकाज में जो है एक रूपता के लिए बनाए रखने के लिए भी हुई है, और एक समानाधिकारी जो है शब्दावली का प्रयोग निश्चित करने के लिए भी अपनी भाषा के प्रयोग के लिए भी हुई है। इसलिए उपरोक्त के सभी एकदम सही है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका दिया 14 नंबर की पारिभाषिक शब्दावली के स्रोत हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली के स्रोत कितने हैं? यदि क्वेश्चन की हम बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की, तो पारिभाषिक शब्दावली के स्रोत कितने भैया? तो 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। पारिभाषिक शब्दावली के स्रोत कितने भैया? 4 हैं। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है कि पारिभाषिक शब्दावली बनाने का जो है काम व्यक्तिगत तौर पर जो है सर्वप्रथम प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे, कौन थे? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 15 नंबर की, तो भैया कौन थे? डॉक्टर रघुवीर थे। कौन थे? डॉक्टर रघुवीर थे। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली सरकारी संस्था है। तो पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली सरकारी संस्था कौन है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 16 नंबर, तो भैया जो है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का जो है स्थायी आयोग है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया 17 नंबर कि पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली संस्था का नाम क्या है?
तो पारिभाषिक शब्दावली की तैयार करने की संस्था का क्या नाम, अभी इससे पहले भी क्वेश्चन ही हो गया है भैया, कौन है? पारिभाषिक संस्था का नाम पूछा है, वहाँ से जो है सरकारी संस्था पूछा। इसमें जो है देखा जाए तो 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया विधायी आयोग है। कौन है? विधायी आयोग है। वैसे तो पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली संस्था पूछ रहा है, तो तैयार करने वाली सरकारी संस्था पूछा, तो वैसे तो देखा जाए तो यही डी ही ऑप्शन होना चाहिए, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का स्थायी जो है आयोग। ठीक है, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन, इसमें का भी सही रहेगा, 17 नंबर का भी। अगला क्वेश्चन आपका फिर दिया हुआ है जो कि है, चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि अपनी जो है पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में जो है शब्द लिया गया है, तो अपनी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में शब्द लिया जाता है, किस भाषा का शब्द लिया जाता है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 18 नंबर कि तो भैया संस्कृत, हिंदी तथा भारत की प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं से। बिल्कुल, इसका डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का अधिकार है, तो पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का अधिकार किसको है? या इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया किसको है? तो 19 नंबर का जो राइट विकल्प रहेगा कौन रहेगा? केंद्रीय सरकार को है। किसको है? केंद्रीय सरकार को है इसका अधिकार, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया 20 नंबर कि पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता हुई है, तो पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता हुई है, किस लिए हुई है? यदि क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया किस लिए हुई है? तो तकनीकी विषयों की रक्षा के लिए भी हुई है, शिक्षा के लिए यानी, और सरकारी काम काज में। ये तो क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, इसमें का भी डी ऑप्शन सही रहेगा। इससे पहले भी क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि बुक के माध्यम से हम देख रहे हैं एमसीक्यू, तो इसमें 2-3 बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पारिभाषिक शब्दावली के स्रोत भैया कितने हैं? तो भैया 4 स्रोत हैं, अभी क्वेश्चन इससे पहले भी हो चुका है। चलेगा, देख लेंगे, इसी के साथ में आपका रिवीजन भी होता चलेगा। फिर 22 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि है, चलेगा 22 नंबर क्वेश्चन के हम देखेंगे, जो कि दिया कि पारिभाषिक शब्दावली बनाने का काम जो है व्यक्तिगत तौर पर सर्वप्रथम प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे। भैया कौन थे? डॉक्टर रघुवीर थे, सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन अभी इससे पहले आगे भी हो चुका है, चलेगा फिर भी देख लेंगे हम, रिवीजन भी इससे होता चलेगा। 23 नंबर क्वेश्चन दिया कि पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली सरकारी संस्था है, भैया सरकारी संस्था कौन सी है? तो 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें भैया, ये क्वेश्चन भी अभी हुआ है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का स्थायी आयोग, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि यथाशक्ति में समास है, तो यथाशक्ति में जो है कौन सा समास है? यदि 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो भैया अव्ययी जो है भाव है, कौन सा समास है? अव्ययी भाव है। यही मेरे हिसाब से 24 नंबर का पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है दशानन में कौन सा समान है? वैसे तो इसमें जो है समास पूछना चाहिए था दशानन में। तो 25 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें भैया कौन सा है? बहुव्रीहि है, इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्पुरुष समास नहीं है? तो कौन सा जो है शब्द तत्पुरुष समास नहीं है? तो यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 26 नंबर, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा? नीलकमल जो है, इसमें जो है तत्समूह जो है तत्पुरुष समास नहीं है, डी ऑप्शन लगाइएगा। आमरण में कौन सा समास है? तो आमरण आपका क्वेश्चन जैसे दिया हुआ, इसमें कौन सा समास है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो 27 नंबर की बात करते भैया आमरण में जो है अव्ययी भाव है, कौन सा है? अव्ययी भाव है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। त्रिभुवन में कौन सा समान है? त्रिभुवन में कौन सा जो है समास है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया त्रिभुवन में जो है 28 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें जो है द्विगु समास है, ठीक है, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से जो है किस शब्द में जो है द्विगु समास नहीं है? तो द्विगु समास किस शब्द में नहीं है ये पूछ रहा है। तो ये जो है वैसे तो आपका सभी में देखा जाए तो चतुर्भुज जो है इसमें जो है द्विगु समास नहीं है, और सभी में जो है पंचवटी पंचामृत सभी में जो है द्विगु समास है, ठीक है, लेकिन इसमें चतुर्भुज में जो है द्विगु समास नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर है कि निम्न में से जो है किस शब्द में जो है कर्मधारय समास नहीं है? तो कर्मधारय समास किस में नहीं है? वैसे तो समास वाले क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में पूछ ले, वैसे तो सिलेबस में है तो देखते चलेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में रख दे। तो 30 नंबर क्वेश्चन के जो राइट विकल्प रहेगा कर्मधारय समास नहीं है, तो कौन सा जो है कर्मधारय समास नहीं है? तो ये इसकी बात करें तो भैया पंच तत्व जो है ये इसमें जो है कर्मधारय समास नहीं है, और सभी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि इनमें से जो है बहुव्रीहि समास किस शब्द से में नहीं है? तो किस में नहीं है?
तो वे कुछ चलेगा, इसको देखते चलेंगे, वैसे छोड़ेंगे नहीं। कहाँ क्वेश्चन आपका ये गया, चलेगा, ये क्वेश्चन था, चलेगा। 31 नंबर क्वेश्चन था कि इनमें से जो है बहुब्रीहि समास किस शब्द में नहीं है। तो ये क्वेश्चन 31 नंबर जो आपका दिया हुआ है, इसमें जो है चौराहा, इसमें का पहला विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि धन दौलत में कौन सा समान है, समास है, यानी ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से मिसमैचिंग भी प्रिंटिंग इसकी है, देखा जाए तो टाइपिंग में गलत हो गई है। तो 32 नंबर की हम बात करें तो इसमें का जो है धन दौलत में जो है द्वंद्व समास है, इसमें का लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा। तत्पुरुष समास वह होता है जहाँ, तत्पुरुष समास वह होता है जहाँ क्या होता है भैया। 33 नंबर की हम बात करें भैया क्या होता है, यानी शब्दों के बीच विभक्ति चिन्ह का लोप हो, बिल्कुल इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ, कर्मधारय समास कहाँ होता है, यदि इसकी हम बात करें 34 नंबर, तो भैया ये जो होता है ये कहाँ होता है, जहाँ दोनों शब्द में उपमेय उपमान संबंधित हो, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि अन्य पद जो है प्रधान किस समास में होता है, अन्य पद प्रधान किस समास में होता है, यदि इस क्वेश्चन की बात करें 35 की, तो बहु जो है व्रीहि में होता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि महापुरुष में कौन सा समास है, तो महापुरुष की हम बात करें तो इसमें कौन सा समास है, तो 36 नंबर क्वेश्चन के जो राइट विकल्प रहेगा कर्मधारय समास है, कौन है, कर्मधारय समास है, आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि सज्जन का समास विग्रह होगा, तो सज्जन का समास विग्रह होगा, क्या होगा इसका विग्रह, यदि क्वेश्चन की हम बात कर ले तो सज्जन यहाँ से दिया हुआ है, तो वैसे तो देखा जाए तो 37 नंबर क्वेश्चन का जो है सज्जन का मतलब होता है संत, जो जन, ये भी हो सकता है, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है, तो अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग पूछा है, तो 38 नंबर भैया कौन सा उपसर्ग है, अभी है, कौन है, अभी है, इसका लगाइएगा आप, सी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 39 नंबर कि प्रत्यक्ष में उपसर्ग बताइए, तो प्रत्यक्ष में जो है उपसर्ग क्या है, तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा क्या रहेगा, परत रहेगा, क्या रहेगा, परत रहेगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि अत्यंत में उपसर्ग छाटिए, अत्यंत में उपसर्ग कौन सा होगा, तो 40 नंबर की हम बात करें तो भैया अति रहेगा, अत्यंत की जाहिर सी बात इसका उपसर्ग जो अति ही तो होगा, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि दुर्घटना में उपसर्ग बताइए, तो दुर्घटना में कौन सा उपसर्ग रहेगा, तो दुर्घटना की हम बात कर ले 41 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया क्या रहेगा, दुर रहेगा, ठीक है, इसका लगाइएगा, नीचे मात्रा लेकिन रहेगा इसके, देख लीजिएगा, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। चलिएगा अगला प्रश्न आपका दिया हुआ जो कि है, अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर है कि उल्लेख में उपसर्ग बताइए, तो भैया इसका जो उपसर्ग है वो रहेगा उत रहेगा, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि उद्यम में उपसर्ग छाटिए, तो उद्यम में उपसर्ग कौन सा होगा, तो 43 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते भैया कौन सा रहेगा, वो रहेगा उत रहेगा, इसका बी उत नहीं होना है, उद रहेगा, इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। 43 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन, वैसे तो उत नहीं होना चाहिए, उद थोड़ा नहीं होगा, उत रहेगा, यहाँ से उद्यम दिया हुआ है, तो इसमें का जो 43 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा मेरे हिसाब से उत ही रहेगा, लगाइएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया कि अपराध में कौन सा उपसर्ग है, तो अपराध की हम बात कर लेते हैं, इसमें कौन सा उपसर्ग है। 44 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते भैया अप है, कौन है, अप है, अपराध में जो है उपसर्ग अप है, सी ऑप्शन सही है इसमें का। अधशिला में उपसर्ग छाटिए, तो अधशिला में कौन सा उपसर्ग है, तो इसकी हम बात करें 45 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया कौन है, अध है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि अध्याहार में उपसर्ग छाटिए, अध्याहार में कौन सा उपसर्ग है, तो 46 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया अधि है, क्या है, अधि है, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि बेरहम में कौन सा उपसर्ग है, ये बताइए, तो उपसर्ग बेरहम में कौन सा है, तो 47 नंबर को कौन सा विकल्प सही रहेगा, बे रहेगा, पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाफ टाइम में कौन सा उपसर्ग है, तो हाफ टाइम की हम बात करें तो इसमें कौन सा उपसर्ग है पूछ रहा है, तो 48 नंबर की हम बात करें तो भैया इसमें जो है हाफ है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि उत्पादन में उपसर्ग बताइए, तो उत्पादन में कौन सा उपसर्ग है, तो इसकी हम बात करें तो भैया इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो उत है, क्या है, उत है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि अपकार में कौन सा उपसर्ग है छाटिए, अपकार में कौन सा उपसर्ग है,
तो अपकार मेरे हिसाब से होना चाहिए 50 नंबर का जो है सी ऑप्शन रहेगा, अप रहेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। अधिनायक में उपसर्ग छाटिए, तो अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है, यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो 51 नंबर क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन सही रहेगा, अधि रहेगा, इसमें अधि उपसर्ग है। समयक में कौन सा उपसर्ग है, तो समयक की हम बात कर ले तो इसमें कौन सा उपयोग जो है उपसर्ग है। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया सम है, बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अपज्ञा में उपसर्ग छाटिए, अपज्ञा में कौन सा उपसर्ग है, तो इसकी हम बात करें तो इसमें भैया है अव है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। मधुरिमा में कौन सा प्रत्यय है, मधुरिमा में कौन सा प्रत्यय है, यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें कौन सा प्रत्यय पूछा है 54 नंबर की हम बात करें तो भैया इमा प्रत्यय है। कौन सा भैया प्रत्यय है, इमा है, क्या है, इमा है। अगला क्वेश्चन देखो कि सौंदर्य में कौन सा प्रत्यय है, सौंदर्य में की हम बात कर ले तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो सौंदर्य में जो है या प्रत्यय है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि ससुराल में कौन सा प्रत्यय अलग कीजिए, कौन सा प्रत्यय है इसमें, तो इसकी हम बात करें 56 नंबर की तो भैया आल है, क्या है, आल है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो बुढ़ापा की हम बात करें इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय रहेगा, ये आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, तो बुढ़ापा में जो है पा प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि चिकनाहट में कौन सा प्रत्यय है, तो जो है चिकनाहट में जो है मेरे हिसाब से जो है नाहट, तो इसमें का जो सही विकल्प रहेगा 58 नंबर का वो रहेगा आहट, चिकनाहट, तो भैया आहट रहेगा ना, तो डी ऑप्शन सही रहेगा, चिकनाहट में प्रत्यय चलेगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि जाल साज में कौन सा प्रत्यय है, तो जाल साज में कौन सा प्रत्यय है, तो साज इसमें देखा जाए तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन सही रहेगा, साज, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, साज। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आपका खिदमतगार में कौन सा प्रत्यय है, तो इसकी बात करें तो इसमें जो है गार ही प्रत्यय होना चाहिए। 60 नंबर का जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। आपका सर्राटा में कौन सा जो है प्रत्यय है, तो सर्राटा में देखा जाए तो कौन सा प्रत्यय पूछ रहा है, तो इसमें 61 नंबर में जो रहेगा सही विकल्प भैया आटा रहेगा, इसका लगाइएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि तैराक में कौन सा प्रत्यय है, तो तैराक में कौन सा प्रत्यय है, 62 नंबर की हम बात करें तो भैया तैराक में जो है आग प्रत्यय है, इसका लगाइएगा, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि शौकीन में कौन सा प्रत्यय है बताइए, तो शौकीन में जो है कौन सा प्रत्यय है, तो वैसे तो शौकीन में देखा जाए तो ईन प्रत्यय होना चाहिए इसमें का। 63 नंबर क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फरमाइश में कौन सा प्रत्यय है, तो फरमाइश में कौन सा यानी प्रत्यय है, कौन से इसमें का सही विकल्प रहेगा 64 नंबर क्वेश्चन का, तो ईस इसमें का प्रत्यय है, पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन देखिए इंसानियत में कौन सा प्रत्यय है, तो इंसानियत में कौन सा प्रत्यय पूछ रहा है, तो इंसानियत में जो है ईयत इसमें का जो है प्रत्यय है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि सपेरे में कौन, सपेरा जो है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आपका ये 66 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें का जो है एरा जो है ये प्रत्यय है, बी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 67 नंबर कि जो है लकड़हारा में कौन सा प्रत्यय है, तो लकड़हारा में जो है कौन सा प्रत्यय है, 67 नंबर की हम बात कर ले तो इसमें जो है हारा इसमें प्रत्यय है, सी ऑप्शन सही रहेगा। मिलावट में प्रत्यय छाटिए, तो मिलावट में कौन सा प्रत्यय है, तो भैया मिलावट में कौन सा प्रत्यय है, तो आवट है, क्या भैया आवट है, बी ऑप्शन सही रहेगा 68 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 59 नंबर दिया कि घड़ियाल में जो है प्राकृत और प्रत्यय को अलग छाटिए, तो इसकी हम बात करें घड़ियाल की, इसमें कौन सा विकल्प सही रहेगा 59 नंबर क्वेश्चन का भैया पहला सही रहेगा, घड़ी प्लस आल, पहला ऑप्शन सही है इसमें का, घड़ियाल का संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन आपका दिया 70 नंबर कि पंकिल में प्रत्यय बताइए, तो पंकिल में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछ रहा है, तो भैया जाहिर सी बात है कौन सा प्रत्यय रहेगा, इल रहेगा, 70 नंबर क्वेश्चन का भैया ए विकल्प एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ राधे में कौन सा प्रत्यय है, तो राधे में कौन सा प्रत्यय है, 71 नंबर की हम बात करते भैया, तो राधे में जो है ए प्रत्यय है, पहला ऑप्शन सही रहेगा 71 नंबर का। 72 नंबर दिया कि पश्चिम में कौन सा प्रत्यय है, तो भैया पश्चिम में जो है इम प्रत्यय है, क्या है, इम प्रत्यय है, 72 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। 73 नंबर क्वेश्चन दिया कि घुटन में कौन सा प्रत्यय है, तो घुटन की बात करें तो इसमें कौन सा प्रत्यय है पूछ रहा है, तो 73 नंबर क्वेश्चन का भैया जो है घुटन में जो है ईन प्रत्यय है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है गवार में कौन सा प्रत्यय है, तो गवार की हम बात कर ले तो कौन सा प्रत्यय है इसमें, तो 74 नंबर क्वेश्चन का जो है
आर इसमें का प्रत्यय है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि आलमगीर में कौन सा प्रत्यय है, तो आलमगीर में कौन सा प्रत्यय पूछ रहा है, तो 75 नंबर क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, गीर इसमें प्रत्यय है, बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 76 नंबर की मच्छरदानी में प्रत्यय छाटिए, तो मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय है। 76 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया इसमें का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, दानी। मच्छरदानी में जो है दानी प्रत्यय है, पीछे के अंक ही रहते हैं अधिकतर, सभी को पता भी होगा। दिलवर में कौन सा प्रत्यय है, तो दिलवर की हम बात करें तो भैया वर रहेगा, जाहिर सी बात है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 77 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट विकल्प पहला है। चलेगा फिर आपका 78 नंबर क्वेश्चन दिया कि गुरुत्व में कौन सा जो है प्रत्यय है, तो गुरुत्व में जो है कौन सा प्रत्यय है। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का, तो इसमें का प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन दिया कि कालिमा में कौन सा प्रत्यय है बताना है आपको, तो कालिमा की हम बात कर ले तो इसमें कौन सा प्रत्यय है पूछ रहा है, तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा इमा रहेगा। क्या रहेगा भैया, इमा रहेगा, बी ऑप्शन सही है इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया कि रसिया में कौन सा प्रत्यय है, तो रसिया की हम बात करें तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो या होना चाहिए मेरे हिसाब से, सी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का 80 नंबर का। अगला क्वेश्चन दिया कि कमाई में कौन सा प्रत्यय है, ये सभी प्रत्यय वाले क्वेश्चन हो सकते एग्जाम में पूछे जाएं, इसलिए जरूर उनको देख लेना एक बार, इससे बाहर कोई भी प्रत्यय वाला क्वेश्चन आएंगे नहीं, इसलिए इसीलिए मैं बुक के सारे एमसीक्यू सोल्व करा रहा हूँ इस वक्त। 81 नंबर क्वेश्चन का जो है कमाई में कौन सा भैया प्रत्यय है, तो कमाई में जो आई प्रत्यय है सभी को पता होगा, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया कि मानसिक में प्रत्यय बताइए, तो मानसिक में कौन सा प्रत्यय है, यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया इक है, क्या है, इक है, सी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। 82 नंबर क्वेश्चन का कौंतेय में कौन सा प्रत्यय है, तो इसकी हम क्वेश्चन की हम बात कर ले 83 नंबर, तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 83 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो है झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें का जो प्रत्यय रहेगा 84 नंबर क्वेश्चन का वो रहेगा लू रहेगा, ठीक है, इसका पहला लगाइएगा 84 नंबर क्वेश्चन का। 85 नंबर दिया होगी विषैलय में प्रत्यय छाटिए, तो विषैलय में कौन सा प्रत्यय है। 85 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया इसमें जो है एला है, बी ऑप्शन सही रहेगा। उन्नत में उपसर्ग बताइए, तो उन्नत में कौन सा उपसर्ग है, ये क्वेश्चन अभी इससे पहले भी हो गया है, ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। 86 नंबर की बात करें तो भैया उत है, क्या है, उत है, बी ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि पराकाष्ठा में कौन सा उपसर्ग है, तो पराकाष्ठा में कौन सा उपसर्ग है, तो यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 87 की, तो भैया परा है, इसका लगाइएगा, डी ऑप्शन। अध्यक्ष में उपसर्ग छाटिए, तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो अध्यक्ष में, तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा आधि रहेगा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया कि अन्वयन में कौन सा जो है उपसर्ग है, तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा 89 नंबर का वो रहेगा आ रहेगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर दिया कि अनुज में कौन सा जो उपसर्ग है बताइए, तो अनुज में कौन सा उपसर्ग है, तो मेरे हिसाब से 90 नंबर क्वेश्चन जो राइट विकल्प रहेगा डी रहेगा, अनु रहेगा, डी ऑप्शन सही है। अभीष्ट में उपसर्ग बताइए, तो अभीष्ट में कौन सा उपसर्ग रहेगा। 91 नंबर की हम बात करें तो भैया अभीष्ट में जो अभी रहेगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा। आचार में कौन सा समास है, तो आचार जो आचार की हम बात करें तो इसमें कौन सा समास पूछा, इसमें उपसर्ग पूछा है सॉरी, तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा 92 का वो रहेगा बी, आ रहेगा, बड़ा आ रहेगा इसमें का, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि उन्नयन में कौन सा उपसर्ग है बताइए, उन्नयन में उपसर्ग कौन सा रहेगा, तो 93 की हम बात करें तो भैया उत रहेगा, क्या रहेगा, उत रहेगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। अनपढ़ में उपसर्ग बताइए, तो अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है, तो 94 का जो राइट विकल्प होना चाहिए बी रहेगा, क्या रहेगा, अन रहेगा, बी ऑप्शन एकदम राइट इसमें का है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 59 में कौन सा उपसर्ग है बताइए, तो 59 में कौन सा उपसर्ग है। 95 की बात करें तो भैया क्या है, उन है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि अछूत में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग पूछ रहा है, तो 96 नंबर का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा ए रहेगा, आ रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि उद्घाटन में कौन सा उपसर्ग है, तो उद्घाटन में कौन सा उपसर्ग है, इस क्वेश्चन की हम बात करें 97 की, तो कौन रहेगा भैया, उत रहेगा, जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन दिया कि जो है निर्दोष में कौन सा उपसर्ग है, निर्दोष की हम बात करें तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो 98 का जो राइट पर रहेगा वो रहेगा सी रहेगा, निर होना चाहिए, ठीक है। नीचे भी मात्रा इस तरह से भी खींचा है, इसको भी देख लेना है, सी ऑप्शन राइट इसमें का। वाइस जो है चांसलर में कौन सा उपसर्ग है बताना है,
वाइस चांसलर में कौन सा उपसर्ग है? तो इसकी यदि हम बात करें तो इसमें जो है उपसर्ग है वाइस है। क्या है? वाइस है, पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया कि डिप्टी साहब में उपसर्ग बताइए, तो डिप्टी साहब में कौन सा उपसर्ग है? तो डिप्टी साहब में भैया डिप्टी ही होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, दो शब्द है तो पहले वाला ही शब्द रहेगा उपसर्ग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 101 जो कि आपका है कि संगम में कौन सा उपसर्ग है बताना है। तो संगम में जो है संगम में कौन सा उपसर्ग पूछ रहा है, तो भैया कौन सा उपसर्ग है? तो संगम की बात करें तो भैया मेरे हिसाब से जो है सम होना चाहिए, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि नालायक में कौन सा उपसर्ग है? तो नालायक, तो इसमें का मेरे हिसाब से जो है ये ऑप्शन सही रहेगा, ना रहेगा, ना प्लस लायक ही तो होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो हम इसकी बात कर ले 103 की। तो भैया सु रहेगा, सु नहीं स्व रहेगा इसमें का, सी ऑप्शन 103 का, सॉरी सी नहीं रहेगा, स्वागत में पूछ रहा है कौन सा उपसर्ग है। तो 103 में जो रहेगा सु रहेगा, क्या रहेगा भैया? सु रहेगा, बी ऑप्शन राइट इसमें का है। अगला क्वेश्चन दिया कि दरअसल में कौन सा जो है, दरअसल में कौन सा उपसर्ग है? तो दर है, कौन सा भैया? दर है, बी ऑप्शन राइट इसमें का है। अगला क्वेश्चन दिया कि परिध में कौन सा उपसर्ग है? तो परिध की यदि हम बात कर ले इसमें कौन सा उपसर्ग है 105 में? तो भैया परि है, क्या है? परि है, जाहिर सी बात है, बी ऑप्शन सही रहेगा, आगे वाले ही वर्ड रहेंगे। व्यवस्थित में कौन सा है उपसर्ग छाटिए, व्यवस्थित में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा 106 में? तो भैया क्या रहेगा? व्यवस्थित पूछा है तो 106 की यदि हम बात करें तो भैया सी लगाइएगा, बी रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संताप में कौन सा उपसर्ग है? संताप में कौन सा उपसर्ग है पूछ रहा है 107 की यदि हम बात करें तो भैया क्या है? सम रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है 107 आपका हो गया है। 108 नंबर दिया हुआ है अपराधी में कौन सा उपसर्ग है बताइए। तो अपराधी की हम बात कर ले इसमें कौन सा उपसर्ग पूछ रहा है 108 की बात कर भैया अपा रहेगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। बेतुका में कौन सा उपसर्ग है? तो बेतुका की हम बात करें 109 नंबर क्वेश्चन की भैया बे रहेगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा। चीफ मिनिस्टर में उपसर्ग बताइए, तो चीफ रहेगा, क्या रहेगा? चीफ रहेगा, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 110 का। ये चीफ दिया हुआ चीफ रहेगा, सॉरी ये गलत हो गया था, चीफ दिया नहीं तो वही पहले वाला ही वर्ड हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर ना, तो चीफ हो जाएगा ना कि चीफ होगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सब स्टेशन में उपसर्ग बताइए, तो सब रहेगा, क्या रहेगा भैया? सब रहेगा, 111 नंबर विकल्प का जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, सब। हैंड क्लर्क में कौन सा उपसर्ग है? तो हैंड क्लर्क की बात आई है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो पहला सही रहेगा भैया हैंड रहेगा, पहले वाले हेतु वर्ड लिखे जाते हैं, उपसर्ग यही तो होता है। फिर निपुति में उपसर्ग बताइए, तो निपुति में कौन सा उपसर्ग रहेगा? तो ये इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो 113 की, तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा सी रहेगा, क्या रहेगा? नी रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि सुजान में उपसर्ग छाटिए, सुजान ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सुजान में कौन सा उपसर्ग है? यह क्वेश्चन पिछले साल पूछा भी गया था। 114 नंबर की बात करें तो भैया सुजान में जो है सु उपसर्ग है, क्या है? सु उपसर्ग है, सी ऑप्शन राइट है। कपूत में उपसर्ग बताइए, तो कपूत में कौन सा उपसर्ग है? 15 नंबर की बात करें तो भैया कपूत में जो है का उपसर्ग है, कपूत पूछा है। 115 की बात करें तो भैया का ही इसमें का उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सरपंच में उपसर्ग छाटिए, तो सरपंच में कौन सा उपसर्ग है? 116 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया सरपंच में जो है सर इसमें का जो है उपसर्ग है, पहला ऑप्शन सही है। बहुइज्जत में उपसर्ग बताइए, तो बहुइज्जत में भैया बाइज्जत में, बाइज्जत यहाँ से दिया हुआ है, बाइज्जत में जो है उपसर्ग छाटिए, तो मेरे हिसाब से जो 117 का जो है राइट विकल्प बी रहेगा, बा रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो बदबू में उपसर्ग छाटिए, तो इसमें कौन सा उपसर्ग रहेगा? 118 नंबर क्वेश्चन में बद रहेगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि अभियुक्त में उपसर्ग छाटिए, तो अभियुक्त की हम बात कर ले 119 की, इसमें सी रहेगा, अभी रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कैफियत में उपसर्ग प्रत्यय बताइए, कैफियत में प्रत्यय यहाँ से पूछ रहा है, तो कैफियत में कौन सा प्रत्यय रहेगा? 120 की हम बात कर ले तो भैया ईयत रहेगा, क्या रहेगा? ईयत रहेगा। प्रत्यय और ये जो है उपसर्ग और समास, ये तीन आपको तैयार कर लेना है, स्पेशली पहचानना भी सीख लेना है। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे। स्पेशलिस्ट जो है सोशलिस्ट दिया हुआ है, इसमें प्रत्यय बताना है। तो 121 के हम बात करें तो भैया जो है इसमें प्रत्यय जो है ईस्ट है, बी ऑप्शन सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर है, जो कि आपका दिया हुआ है कि गलीचा में कौन सा उपसर्ग है, तो भैया चा है। क्या है? चा है। इसमें उपसर्ग पूछेगा तो पीछे का वर्ड होता है, और प्रत्यय पूछेगा तो भैया पहले का वर्ड होता है। ठीक है, उपसर्ग यहाँ से चलिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया है। चलिएगा, 22 नंबर का पहला सही रहेगा। इस जो है उपसर्ग पूछेगा तो पीछे का वही वर्ड अधिकतर होता है। तो चचेरा में प्रत्यय बताना है, तो प्रत्यय आपका दिया हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रत्यय जो है चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो चचेरे में जो है कौन सा भैया प्रत्यय है, तो है एरा है। कौन सा प्रत्यय? एरा है। सी ऑप्शन सही रहेगा। गाड़ी वान में कौन सा प्रत्यय है बताना है, तो भैया गाड़ी वान में कौन सा प्रत्यय है, तो 24 नंबर की तो बात भैया, तो गाड़ी वान में जो है वान इसमें का प्रत्यय है, पीछे के दो वर्ड हैं, तो भैया पहला ऑप्शन सही रहेगा। कहन में प्रत्यय छाटिए, तो कहन में कौन सा प्रत्यय है। 25 नंबर की तो हम बात करें भैया, कहन में जो है अन प्रत्यय है, लगाइएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है कि घबराहट में कौन सा है प्रत्यय बताइए, तो घबराहट में जो है कौन सा प्रत्यय है, तो 26 नंबर की बात करें तो भैया जो है आहट है। सी ऑप्शन सही रहेगा। सुनाहुन जो है सुहावना में कौन सा प्रत्यय है, सुहावना में जो है आवना इसमें प्रत्यय है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। लघुतर में प्रत्यय बताइए, तो लघुतर में कौन सा प्रत्यय है। 28 नंबर की बात करें तो भैया बी है, कौन सा है? तर है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि कोटरी में प्रत्यय कौन सा है, तो कोटरी की तो हम बात करें इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो 29 नंबर का भैया ई है प्रत्यय। क्या है? ई है। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि तेलिन में प्रत्यय बताना है, तो तेलिन में कौन सा प्रत्यय है, 130 की बात करें तो भैया सी ऑप्शन ई इन रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ननिहाल में कौन सा प्रत्यय है, तो ननिहाल की यदि हम बात कर ले इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो 131 का जो है डी ऑप्शन सही रहेगा, आला रहेगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है 131 का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 32 नंबर कि लटूका में कौन सा प्रत्यय है बताना है, तो लटूका की हम बात कर ले तो मेरे हिसाब से लूटा होना चाहिए। 132 नंबर क्वेश्चन का वैसे तो लूटा नहीं होगा, टा रहेगा। ठीक है, कलूट जो है इसमें दिया हुआ है, कलूटा में कौन सा प्रत्यय पूछा है, तो कलूटा में जो है टा इसमें का प्रत्यय है। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन देखो कि बालपन में कौन सा प्रत्यय है, तो बालपन की इसकी हम बात कर ले तो इसमें कौन सा प्रत्यय है। 133 नंबर की बात करें तो इसमें जो है पन इसमें का जो है प्रत्यय है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। कारीगर में प्रत्यय कौन सा है, तो कारीगर में कौन सा प्रत्यय है, तो कारीगर की बात हुई तो मेरे हिसाब से 134 का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, गर इसमें का प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन दिया कि जो है दगाबाज में कौन सा प्रत्यय है, तो दगाबाज की हम बात कर ले तो इसमें का जो है मेरे हिसाब से जो है आज होना चाहिए। ठीक है, 135 का जो है पहला सही रहेगा, बाज इसमें का प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो है जैनिज्म में प्रत्यय बताना, तो जैनिज्म में कौन सा प्रत्यय है। 136 की हम बात करें तो इसमें जो है इज्म है, सी ऑप्शन सही रहेगा। जुर्माना में कौन सा प्रत्यय है, तो जुर्माना की हम बात करें इसमें कौन सा प्रत्यय पूछ रहा है। 137 की हम बात करें तो भैया आना इसमें का जो है प्रत्यय है, पहला ऑप्शन सही। हिंदी के सार्थक शब्दों का वर्गीकरण प्रधानता किसके आधार पर किया जाता है, तो यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो कितने आधारों पर किया जाता है पूछा है, तो यहाँ से 138 की हम बात कर ले तो ये जो है 4 आधार से किया जाता है। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि हिंदी के सार्थक शब्दों का वर्गीकरण इनमें से किस धारा पर किया जाता है, तो वैसे तो देखा जाए 129 नंबर क्वेश्चन का भैया तो ये सभी के आधार पर किया जाता है, डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 140 नंबर कि हिंदी के सार्थक शब्दों का वर्गीकरण इनमें से किस आधार पर किया जाता है, तो 140 की हम बात करें तो भैया इसमें का भी डी सही रहेगा, व्याकरण के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, सभी सही है इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि अर्थ के आधार पर हिंदी शब्द को इनमें से किस यानी किन वर्गों में बांटा गया है, तो किन वर्गों में बांटा गया, तो भैया वैसे तो देखा जाए 141 नंबर का भी डी रहेगा, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी सभी रहेंगे भैया, सभी अर्थों में बांटा गया है शब्दों को, डी ऑप्शन सही रहेगा। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें कहते हैं, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं एकार्थी कहते हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि इनमें से जो है एकार्थी शब्द है, इनमें से एकार्थी शब्द है कौन सा भैया एकार्थी शब्द है, तो यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो 143 नंबर क्वेश्चन की तो भैया मोहनदास करमचंद गांधी ये भी एकार्थी ही शब्द है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी एकार्थी शब्द है,
सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी एक ही आदमी का नाम है। कार्थिक मतलब एक ही आदमी का नाम या फिर एक ही चीज़, ठीक है, एक ही शब्द। तो इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। उपरोक्त सभी इनमें से एक आर्थी शब्द है, तो इनमें से एक आर्थी पूछा तो भैया राजा राम मोहन राय, मंगलवार, जनवरी, ये सभी देखा जाए तो भैया 144 का भी डी ही ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से जो एक आर्थी शब्द है तो भैया वास्तुकला, इतिहास, भूगोल, ये सभी भैया है, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का भी सही रहेगा। इनमें से एक आर्थी शब्द है तो गंगा, यमुना, गोदावरी, सभी भैया, तो डी ऑप्शन इसमें का भी सही। इनमें से एक आर्थी शब्द है तो हिमालय, गंगा, ओला या फिर आगरा, तो भैया इसमें जो है इनमें से एक आर्थी शब्द है, एक आर्थी शब्द पूछा है। तो 147 की हम बात करें तो इसमें का जो है गोली, ये एक आर्थी शब्द है, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि इनमें से एक आर्थी शब्द है, तो एक आर्थी शब्द नीला, हरा, पीला, तो 148 का भैया डी ऑप्शन सही रहेगा ये सभी। अगला क्वेश्चन आपका दिया 49 नंबर, इनमें से एक आर्थी शब्द है तो मेज, कुर्सी, रेडियो, सभी हैं, डी ऑप्शन सही। इनमें से एक आर्थी शब्द है तो साहित्य, मूर्तिकला, संगीत, ये सभी हैं, इसलिए उपरोक्त तो सभी इसमें का डी ऑप्शन सही। इनमें से एक आर्थी शब्द है तो निराला, रत्नाकर, जो है महान, महा महो जो है उपाध्याय, तो वैसे तो इसमें का भी सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से जो है सुधा का अर्थ क्या अर्थ है, तो सुधा का क्या अर्थ है, तो सुधा की हम बात कर ले तो 152 नंबर क्वेश्चन की, तो सुधा का अर्थ भैया अमृत, क्या है, अमृत है, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि इनमें से जो है चंद्रमा किस शब्द का अर्थ है, चंद्रमा किस शब्द का अर्थ है, तो चंद्रमा की बात आई है तो किस शब्द का अर्थ है ये पूछ रहा है। 153 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया इंदु क्या है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। कनक शब्द के दो अर्थ क्या है, तो कनक शब्द के जो दो अर्थ हैं कौन से भैया, सोना और क्या है, धतूरा है, सभी को पता होगा। 154 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है फल के दो अर्थ क्या है, तो फल के दो अर्थ पूछ सकता है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। बीच में हो सकते हैं प्रत्यय उपसर्ग ना पूछे, लेकिन ये जो लास्ट में दिखा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फलों के दो अर्थ क्या है भैया, यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो फल के दो अर्थ कौन कौन से हैं, तो वैसे तो एक तो फल है ही, इसका और दूसरा क्या अर्थ है, तो 155 की हम बात करें तो भैया फल और परिणाम, ठीक है, परिणाम रिजल्ट इसका सभी को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि अल शब्द इनमें से किसका वाचक है, अल शब्द किसका वाचक है, तो वाली की हम बात करें 156 की तो भैया जो है भ्रमण का वाचक है, पहला सही। अंक शब्द के दो अर्थ बताइए, तो अंक जो होता है, अंक शब्द के दो अर्थ क्या है, तो एक होता है अंक का क्या होता है, तो इसकी हम बात करें अंक का मतलब सर्ग भी होता है मेरे हिसाब से। 157 का जो है सर्ग नहीं होता, गोद और अध्याय, अध्याय होता है और गोद भी होता है अंक का मतलब, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कनक शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो कनक शब्द देखा जाए हिसाब से तो कनक शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो 158 का जो है बी सही रहेगा, धतूरा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि उत्तर के दो अर्थ बताइए, तो उत्तर के दो अर्थ क्या है, तो भैया उत्तर के जो है तो उत्तर मतलब जवाब, उत्तर मतलब दिशा, दिशा भी तो होती है भैया, उत्तर दिशा भी तो होती है, सी ऑप्शन सही रहेगा 159 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया कि इनमें से जो है कौन सा जो है अर्थ अली का नहीं है, अली का अर्थ कौन सा नहीं है, तो अली का मतलब होता है भ्रमण, अभी पहले भी मैंने कराया है। तो 160 नंबर क्वेश्चन का जो है राखी भी यानी सखी भी होती है, कोयल भी होती है, लेकिन मधुमक्खी नहीं होती है। अली का जो है इसका पर्यायवाची, इसका अर्थ जो है मधुमक्खी नहीं होता है, और भ्रमण, सखी, कोयल ये सभी इसके अर्थ जो है अर्थ होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया कि इनमें से जो है कौन सा जो है अर्थ मधु का नहीं है, तो मधु का अर्थ कौन सा नहीं है, तो मधु के कौन कौन से अर्थ है, तो मधु माने भैया मदिरा भी होता है, ठीक है। तो 161 नंबर क्वेश्चन का जो है और बसंत भी होता है, एक दैत्य भी होता है, लेकिन नशा नहीं होता है मधु का मतलब, इसका जो है डी ऑप्शन लगाइएगा 161 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 162 है कि निम्न में से जो है श्री शब्द का अर्थ है, तो श्री शब्द का अर्थ क्या है, तो श्री शब्द का भैया अर्थ क्या है, 162 की बात करें तो भैया श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री हरि भी होते हैं, विष्णु भी होते हैं मेरे हिसाब से, तो लक्ष्मी होनी चाहिए श्री का मतलब, इसमें लगाइएगा। 62 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। वृंदा शब्द का अर्थ क्या है, तो वृंदा शब्द का अर्थ क्या है, 163 की बात करें तो भैया वृंदा का मतलब तुलसी है, पहला लगाइएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुद्रा शब्द कौन सा, मुद्रा शब्द का कौन सा अर्थ इनमें से नहीं है, तो मुद्रा का के अर्थ कौन से भैया, मुद्रा सिक्का भी है
और भाव मुद्रा भी है, अंगूठी भी है। लेकिन जो है 164 का जो है भैया जो है क्रोध नहीं है, तो भैया इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। इनमें से कौन सा शब्द जो है हरि का नहीं है, तो हरि का शब्द कौन सा नहीं है? तो वैसे तो देखा जाए 165 नंबर क्वेश्चन का, तो इसमें का जो है बंदर, विष्णु, सिंह ये सभी, लेकिन भ्रमण जो है हरि का शब्द नहीं है। डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। हर शब्द का अर्थ क्या है? तो हर शब्द की यदि हम अर्थ की बात कर ले तो 166 नंबर क्वेश्चन का भैया शिव है। हर शब्द का मतलब जो है शिव है। हर शब्द वही लिया गया, हर हर महादेव कहा जाता, वही शब्द यहाँ से आया है, इसलिए यहाँ से शिव की बात इसमें अर्थ होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सैंधव का सही अर्थ इनमें से छाटिए। तो 167 की बात करें तो भैया इसमें अर्थ क्या है? घोड़ा है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से जो है सारंग किस अर्थ को व्यक्त नहीं करता है? तो ये तो सारंग का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है, ये पूछ रहा है। तो 168 की हम बात करें तो भैया धनुष, हिरण, भ्रमण ये सभी हैं सारंग के अर्थ, लेकिन वाड़ जो है इसका अर्थ नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पयोधरा का अर्थ क्या है? पयोधरा का अर्थ की हम बात कर ले तो इसका क्या अर्थ है? 169 की हम बात करें भैया पयोधरा का जो अर्थ है पृथ्वी है। डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला फिर आपका 170 नंबर क्वेश्चन दिया कि कोटि शब्द का सही अर्थ क्या है? तो कोटि शब्द का जो सही अर्थ है वो है करोड़। क्या है? करोड़ है, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन दिया कि मे बी पास्ट फॉर पेमेंट का अनुवाद क्या है? तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं भैया? तो 171 की हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं हिंदी में? इसे कहते हैं भुगतान के लिए पारित किया जाए। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि पारिभाषिक शब्दावली है, तो पारिभाषिक शब्दावली क्या है? 172 की हम बात करें तो ये है सुनिश्चित अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। सी ऑप्शन सही रहेगा। पारिभाषिक शब्द है, तो पारिभाषिक शब्द क्या है? तो 73 की हम बात करें तो भैया ये है एक निश्चित जो है एक निश्चित अर्थ रखता है। बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। 73 नंबर क्वेश्चन का 74 नंबर दिया कि पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता होती है, किसके लिए होती है? तो ये इसकी जो आवश्यकता होती है 74 की बात करें तो ये इसकी आवश्यकता होती है शिक्षा एवं सरकारी काम के लिए होती है। डी ऑप्शन सही रहेगा। निर्देशक शब्द का अंग्रेजी अर्थ है, तो निर्देशक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो 75 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया डायरेक्टर कहते हैं निर्देशक, इसी को तो बोलते हैं डायरेक्टर मतलब निर्देशक, पहला ऑप्शन सही। रिकॉर्ड शब्द का हिंदी रूपांतरण है, तो रिकॉर्ड माने भैया सुनना। रिकॉर्डिंग आपको पता होगा मोबाइल में भी होती है। रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? सुनता है तो ही उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो 176 नंबर क्वेश्चन का भैया रिकॉर्ड का अर्थ यहाँ से अभिलेख दिया हुआ है, फिलहाल के लिए गलत हो जाएगा, सॉरी। रिकॉर्ड का मतलब अभिलेख होता है। 176 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही रहेगा मेरे हिसाब से। इस बुक में बी दिया हुआ है, रिकॉर्ड का मतलब अभिलेख ही होता है, बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रबंधन शब्द जो है प्रबंधन किसे कहते हैं? मैनेजर को कहते हैं। ठीक है, 177 नंबर क्वेश्चन का भैया सी रहेगा, मैनेजर, प्रबंधक, मैनेजर इंग्लिश इसका वर्ड है। पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो 178 की हम बात करें तो भैया ये जो है ये है वैज्ञानिक तथा तकनीक शब्दावली आयोग। बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। निम्न में से जो है लक्षण पारिभाषिक शब्दावली का नहीं है, तो पारिभाषिक शब्दावली का जो है देखा जाए तो लक्षण नहीं है, तो कौन सा लक्षण इसमें का नहीं है? तो इसकी हम बात करें तो भैया अज्ञानता इसका जो है लक्षण नहीं है और सभी इसके लक्षण हैं। डी ऑप्शन सही रहेगा। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, इसका भैया सी ऑप्शन सही रहेगा। इसकी आयोग की स्थापना जो है 1961 में हुई है। कब हुई है? 1961 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो भैया ये तो पहले यूनिट में आपके थे, अनुच्छेद 349 से लेकर 365 तक है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, 343 से लेकर 351 तक था। इसका सी लगाइएगा, एकदम सही विकल्प है। पूरे मैंने आपके एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिए हैं। आपके यूनिट 2 में जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे इनको तैयार कर लीजिए। जल्द ही कल आपकी जो है आपकी क्लास रहेगी यूनिट आपके 3 की, चैप्टर 4 यानी 3 की, उसमें भी आपको देख लेना है। ये जितने भी आपकी क्लासें करा रहा हूँ पूरे सिलेबस हैं, इससे आउट ऑफ सिलेबस से भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, इसलिए सभी क्लासों को अभी से रटना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम काफ़ी समय है एग्जाम के लिए, तभी आप देखा जाए तो इनको आप तैयार करके देखा जाए तो आप 1 हफ्ते के अंदर इनको पूरा आप कवर कर सकते हो इस सिलेबस को। और यदि पूरा आप कवर कर लेते हो तो पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।